नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सत्यपाल मलिक की उम्र इस समय 76 ईयर्स है, 76 साल के हैं। ऐसे नेताओं को ठंडे दिमाग से बैठ करके जरा ये सोचना चाहिए कि पिछले 40-50 साल का जो राजनीतिक एक एरा गुजरा है, युग गुजरा है, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? उन्होंने क्या योगदान दिया है? देश की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए या किसानों की बेहतरी के लिए, मजदूरों की बेहतरी के लिए, गरीब गुरबा के लिए उन्होंने किया क्या है? इसके अलावा सत्यपाल मलिक को ये भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि वो जिस के साथ रहे हैं, उनके साथ वो क्यों नहीं रहे? क्यों वहां से पलायन कर गए और दूसरी जगह जाकर के उनके बारे में अनाप शनाप बातें करने लगे? चौधरी चरण सिंह के साथ रहे हों, उनके बेटे अजीत सिंह के साथ रहे हों, मुलायम सिंह यादव के साथ रहे हों, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ रहे हों, बीच में राजीव गांधी के साथ भी रहे। जब इनको राज्यसभा भी दी गई तो राजीव गांधी का साथ क्यों छोड़ दिया? फिर वीपी सिंह का साथ क्यों छोड़ दिया? फिर मुलायम सिंह यादव के साथ भी क्यों नहीं इनकी बन पाई? और कभी चौधरी देवीलाल से भी इनकी नहीं बनी। बाद के वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो अब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ भी क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? और बयानबाजी भी ऐसी, वक्तव्य भी ऐसे दे रहे हैं जिन पर कोई बच्चा भी आसानी से यकीन नहीं करेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि सत्यपाल मलिक अपनी फजीहत कराने पर क्यों तुले हुए हैं? 76 साल की उम्र हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की वजह से ही वो गवर्नर बने थे और अपने किसी नजदीकी से इन्होंने कहा था कि चलो तिरंगे में लिपटने का तो बंदोबस्त हो गया, यानी अगर मैं गवर्नर बन गया हूं तो कम से कम अब जब भी विदा होऊंगा इस दुनिया से तो तिरंगे में लिपट करके तो विदा होऊंगा। ये शब्द थे इनके अपने एक नजदीकी से। लेकिन पिछले कुछ समय से, और पिछले कुछ समय से नहीं, मेघालय के गवर्नर रहते हुए ही वो जो 13 महीने का तथाकथित किसान आंदोलन चला था दिल्ली में, उस दौरान इन्होंने किसानों को लेकर के जिस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाया था, उसको लेकर के तो ये चर्चा में रही ही हैं। रिटायर होने के बाद जिस तरीके से इन्होंने पोजीशन ली है, और अभी 2 ही दिन पहले का इनका बयान है जिसमें इन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए ये कहा है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। इससे ज्यादा फजीहत किसी व्यक्ति की क्या हो सकती है? और लोग तो सवाल पूछेंगे ना, आपको गवर्नर बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, और एक आध नहीं 4 राज्यों के गवर्नर रहे। इनकी नियुक्ति हुई थी बिहार में, बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में, वहां इनको गवर्नर बनाया गया था। इसके बाद इनको जिम्मेदारी दी गई जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के बाद जब जम्मू कश्मीर का दर्जा घट गया, केंद्र शासित राज्य हो गया, तो वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाना था, तो राज्यपाल की हैसियत बरकरार रखते हुए इनको गोवा भेजा गया। और गोवा में भी जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ इनकी नहीं बनी तो मेघालय भेजा गया। लेकिन मेघालय से जब ये रिटायर हुए एज गवर्नर सितंबर 2022 में, उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री के बारे में बहुत सारी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। ये बातें लगभग वैसी ही हैं जैसी अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, मनीष सिसोदिया बोलते रहे, संजय सिंह बोलते रहे,
या कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते रहे हैं, राहुल गांधी जिस जबान में बात करते रहे हैं, यानी जो मोदी विरोधी लॉबी है, पूरी राजनीतिक दल हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, अगर वो गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहिए, और डेमोक्रेसी में ये सबको हक मिला हुआ है। लेकिन जिस तरह की बेसिर पैर की बातें सत्यपाल मलिक कर रहे हैं, कभी पुलवामा हमले को लेकर के, कभी दूसरे मुद्दों को लेकर के, उसे लेकर के जो इनकी अपनी विश्वसनीयता है वो शून्य पर आ गई है। आज ये सोशल मीडिया पर तब चर्चा का विषय बन गए जब आर के पुरम थाने में पहुंच गए। और ये पूरा प्रकरण क्या है? ये कहते हैं कि साहब, जो मैंने हाल में बयान दिए हैं पुलवामा को लेकर के, सीबीआई जांच को लेकर के, और जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहते हुए इनको जो 2 परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश हुई थी, उस पर जो मैंने बयान दिए थे, उन्हें लेकर के जो सीबीआई की जांच पड़ताल चल रही है, जो सम्मन उन्होंने देकर के मुझे बुलाया है, इन बयानों का समर्थन करने के लिए खापों के जो प्रतिनिधि हैं, यानी जो जाट हैं इनकी कम्युनिटी के, वो इनके यहाँ आए थे आर के पुरम स्थित आवास पर। चूंकि घर में इतनी जगह नहीं थी, तो वहां पर आर के पुरम में एक पार्क में शामियाना लगा करके उनके खाने वाने की व्यवस्था की गई थी, और पुलिस ने आकर के वहां कहा कि ये डीडीए की जमीन है और हमें कहा गया है कि बिना परमिशन के आप यहां किसी भी तरह का कोई आयोजन नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति एक बार एमएलए रहा हो, एक बार सांसद यानी लोकसभा का सदस्य रहा हो, 2-3 बार राज्यसभा का सदस्य रहा हो, केंद्र में वीपी सिंह सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहा हो, 4-4 राज्यों का गवर्नर रहा हो, क्या उसको इतनी समझ नहीं है कि दिल्ली के किसी भी हिस्से में अगर कोई आयोजन आप कर रहे हैं, भले ही आप किसी पार्क में शामियाना लगा करके कोई खाने का ही बंदोबस्त कर रहे हैं, हालांकि वहां खाने का ही बंदोबस्त नहीं था, ये लोगों को संबोधित भी कर रहे थे, तो बिना परमिशन के आप ये कैसे कर सकते हैं? क्या इतनी समझ सत्यपाल मलिक को नहीं थी? और जब जाकर के वहां डीसीपी ने, एसीपी ने, पुलिस के दूसरे कर्मचारियों ने इनको रोका टोका, पूछा कि क्या आपने यहाँ ये शामियाना लगाने और लोगों को संबोधित करने, उनके खाने की व्यवस्था करने की परमिशन ली थी? तो इन्होंने कहा कि परमिशन नहीं ली थी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये आयोजन यहाँ नहीं कर सकते हैं नियमानुसार। तो इसके बाद और इनके कुछ समर्थक जो पुलिस से उलझने की कोशिश कर रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया और 2 पुलिस स्टेशन में उनको लेकर के जाया गया। अब ये कौन लोग थे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जिन्होंने अफवाह फैलाने की कोशिश की, उनमें वो चढ़ूनी जो किसान आंदोलन के समय सबसे ज्यादा बयानबाजी कर रहे थे, 2 लोगों में उस समय होड़ लगी हुई थी कि कौन मीडिया में ज्यादा छा सकता है, बने रह सकता है। एक राकेश टिकैत और एक ये चढ़ूनी, कुरुक्षेत्र के पास पेहवा के रहने वाले हैं, और इनके बारे में कई कंट्रोवर्सीज भी हो चुकी हैं। कांग्रेस से मिली भगत का भी इन पर आरोप लगा ही था, उस समय भी लगा था कि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा जाकर के मिले हैं इनके धरना स्थल पर। बहुत सारी बातें उस समय हुई थी, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। वही चढ़ूनी अपने कुछ समर्थकों के साथ सतपाल मलिक के पास पहुंचे थे आर के पुरम, उनके आवास पर, और उन्होंने ही पुलिस स्टेशन से एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया, और उन्होंने झूठ बोला कि सत्यपाल मलिक को, जो पूर्व गवर्नर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हमें गिरफ्तार कर लिया गया है, और अभी आप लोग किसी तरह का कोई
कदम ना उठाएं, यानी सड़कों पर ना उतरें, धरने प्रदर्शन ना करें, हम आपको बताएंगे। वस्तु स्थिति क्या है? पुलिस ने ये बताया, पुलिस का भी एक ट्वीट आ गया और उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर जो अफवाह चल रही है कि साहब आर के पुरम पुलिस जो है वो सत्यपाल मलिक को हिरासत में लेकर के थाने पहुंची है, ये बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, कुछ समर्थकों को हिरासत में लिया गया था और उनके पीछे पीछे अपनी गाड़ी में सवार होकर के सत्यपाल मलिक आर के पुरम पुलिस स्टेशन पहुंच गए। आर के पुरम पुलिस स्टेशन पहुंच करके उन्होंने धरना शुरू कर दिया। तो पुलिस का ये कहना था कि हमने तो सत्यपाल मलिक को नहीं पकड़ा है, ना हम उनको पुलिस स्टेशन लेकर के आए हैं, वो खुद चल करके आए हैं। और वहां भी जब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी कि क्या आप लोगों ने इसकी परमिशन ली है, जो यहाँ आप खाना और टेंट वगैरह शामियाना लगा करके ये सब कर रहे हैं, तो वहां भी सत्यपाल मलिक खुद ही कह रहे थे पुलिस से कि नहीं, कोई परमिशन नहीं ली है और चलो थाने चलते हैं। यानी सत्यपाल मलिक जो है वो ड्रामा करना ही चाहते थे, वो लगातार सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर ही रहे हैं। कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं। अच्छा, एक और उनका हाल का बयान सुन लीजिए। उन्होंने खुद ये जानकारी दी कि साहब सीबीआई ने मुझे समन कर दिया है और 27 या 28 तारीख को अपनी सुविधा के अनुसार मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। ये सत्यपाल मलिक ने कहा। हालांकि आज उन्होंने कहा कि जी, जिस ट्विटर हैंडल से ये सूचना दी गई वो ट्विटर हैंडल मैं नहीं चलाता हूं, वो फर्जी है, वो ऐसे ही बना हुआ है। लेकिन उस ट्विटर हैंडल पर आप जाएंगे तो सत्यपाल मलिक के ही तमाम फोटो पड़े हुए हैं और विचार पड़े हुए हैं। आज ये कह रहे हैं कि साहब सीबीआई ने मुझे सम्मन नहीं किया है। सीबीआई के अधिकारियों ने ये कहा है कि हम आपके पास, यानी आपके घर आएंगे और जो चीजें आपने कही हैं, वो जो 300 करोड़ वाली फाइल है, राम माधव का नाम और अंबानी ग्रुप का नाम इन्होंने लिया था, और बाद में जो करण थापर को, रवीश कुमार को तमाम इंटरव्यूज इन्होंने दिए हैं, कुछ और वेबसाइट्स को और चैनलों को इंटरव्यू दिए हैं, उसमें जो दावे किए कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करप्शन से कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, यानी वो करप्शन से समझौता करते हैं। इन्होंने यहां तक कह दिया कि जब मैं गोवा का गवर्नर था तो वहां जो भ्रष्टाचार का कुछ मामला मैंने देखा था वो प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज में डाला था, प्राइम मिनिस्टर ने उसमें कुछ नहीं किया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको भ्रष्टाचार से कोई परेशानी नहीं है। इससे पहले जब इन्होंने वो 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की बात की थी, तब इन्होंने क्या कहा था प्रधानमंत्री के बारे में? तब इन्होंने कहा था कि साहब मैंने जब प्रधानमंत्री की जानकारी में ये चीज डाली तो प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा था कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करें। तो तब तो आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने मुझे ये हिदायत दी थी कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता ना किया जाए, और आज ये टेलीविजन चैनलों को और द वायर से लेकर के रवीश कुमार तक को इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये है कि या तो आप पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। और पुलवामा पर भी जो इन्होंने कहा है कि साहब जब पुलवामा हुआ तो मैंने प्रधानमंत्री जी से फोन पर कहा कि ये तो हमारी गलती से हुआ है, अगर हम 5 एयरक्राफ्ट उनको दे देते सीआरपीएफ के जवानों को जाने के लिए, पहुंचाने के लिए, तो ये हादसा होता ही नहीं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उस पर कोई सफाई देने से रहे कि उन्होंने इनसे ये कहा था कि नहीं कहा था। क्योंकि प्रधानमंत्री तो जो शपथ ली जाती है उस शपथ का अक्षरशः पालन करने वाले व्यक्ति हैं।
पद की जब आप शपथ लेते हैं तो गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं, और गोपनीयता का मतलब ये होता है कि आप ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिससे सरकार के किसी फैसले या नीतियों वगैरह को आप उजागर करते हों। लेकिन ये गवर्नर रहते हुए भी बयानबाजी करते रहे। गवर्नर से रिटायर होने के बाद भी अब ये लगातार गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, ये तो अब तक आपकी और हमारी समझ में आ चुका है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ली थी, गवर्नर रहते हुए ही बना ली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ही इनको गवर्नर बनाया था। दूसरे, अब तो इन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगा। इसका मतलब ये है कि ये कांग्रेस के पपेट बन करके, कठपुतली बन करके उनके लिए ये सारी बयानबाजी कर रहे हैं। और अगर ये कहते हैं कि खापों के प्रतिनिधि मेरे से मिलने आए थे, मेरे साथ खड़े होने के लिए आए थे हाल के बयानों को लेकर के, तो ये अगर चढ़ूनी को बुला रहे हैं, जो कि खुद ही कांग्रेस के समर्थक हैं और सुरजेवाला और शैलजा से वो मिलते रहे किसान आंदोलन के दौरान भी, तो अगर चढ़ूनी के नेतृत्व में सो कॉल्ड खापों के प्रतिनिधि इनसे मिलने आए थे, जिनके लिए इन्होंने खाने-वाने का बंदोबस्त किया था, शामियाना लगाया था, तो ये चढ़ूनी कौन है? उनकी विश्वसनीयता क्या है? वो कौन-सी खाप के चौधरी हैं भई, मुखिया हैं? यहाँ भी ये झूठ बोल रहे हैं। और ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुझ पर हाथ डाला गया या मेरे खिलाफ किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई होती है या मुझे गिरफ्तार किया जाता है, तो जाट बिरादरी मेरे साथ है। करण थापर ने ये सवाल पूछ भी लिया था कि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपसे नाराज हो सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे नाराज हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मुझे मरवा नहीं सकते, मुझे गिरफ्तार कराएँगे तो हमारी बिरादरी जो है वो इनको कहीं सभा नहीं करने देगी। मतलब सतपाल मलिक को अपने बारे में बड़ी भारी गलतफ़हमी है कि वो इतने लोकप्रिय हैं कि अगर उन पर हाथ डाला मोदी सरकार ने, तो पूरी जाट बिरादरी जैसे इनके लिए खड़ी हो जाएगी। तो इन्होंने राकेश टिकैत ने, इन्होंने योगेंद्र यादव वगैरह ने विधानसभा चुनाव में कोई कसर छोड़ी थी क्या? जगह-जगह इनकी भी बयानबाजी चल रही थी किसान आंदोलन को लेकर के। 700 किसान मर गए, कुतिया मर जाती है तो प्रधानमंत्री शोक व्यक्त करने लगते हैं। हमारे किसान मर गए, जाटों के लड़के लोग मर गए, प्रधानमंत्री ने कोई शोक संदेश नहीं दिया। इस तरह की तमाम बयानबाजी राकेश टिकैत और ये योगेंद्र यादव जिलों-जिलों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने की अपील कर रहे थे। क्या नतीजा हुआ? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खास तौर से सो कॉल्ड जाट बेल्ट में 6 या 7 सीटें बीजेपी की कम हुई 2017 के मुकाबले। बाकी अधिकांश सीटें फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो इनको या राकेश टिकैत को या योगेंद्र यादव जैसे लोगों को और चढ़ूनी वगैरह को भी अगर कोई गलतफहमी है, तो इनकी फिर गलतफहमी निकल जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। इस समय जो भी बयानबाजी है, जो भी थानों में जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, धरनों पर बैठ रहे हैं सत्यपाल मलिक और बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रधानमंत्री के खिलाफ एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या नतीजा होगा, ये तो आने वाले दिन बता देंगे। लेकिन इस एक्ट ने, यानी थाने पहुंच जाना, वहां धरने पर बैठ जाना, इससे क्या ये शो नहीं होता है कि सत्यपाल मलिक ने अपना स्तर खुद ही तय कर लिया है? भले ही भारतीय जनता पार्टी ने इनको गवर्नर बनाया हो, लेकिन थाने में जाकर के आप धरने पर बैठेंगे, ये तो कम से कम किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन ये भी इन्होंने किया। अमित शाह आज तक के कार्यक्रम में थे बेंगलुरु में।
राउंड टेबल करके उनका एक कार्यक्रम था। जाहिर है वहाँ विधानसभा चुनाव हैं तो वो बेंगलुरु को केंद्र बना करके अलग-अलग दलों के नेताओं को बुलाएँगे, उनसे इंटरव्यूज़ करेंगे, उनके विचार जानेंगे ताकि मतदाताओं तक उनके विचार पहुँच जाएँ और इससे उनका भी रेवेन्यू जो है वो ठीक-ठाक हो जाए। वहाँ सुधीर चौधरी ने उनसे पूछा, अमित शाह से, कि ये जो पुलवामा को लेकर के, दूसरी बातों को लेकर के सत्यपाल मलिक जो है बयानबाज़ी कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो उनका कहना था कि जब ये गवर्नर थे, तब किसी ने रोका था क्या इनको? पुलवामा पर तब बोलते ये, तब क्यों नहीं बोले? और आज जबकि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए हैं और दूसरे दलों के लिए काम कर रहे हैं, तब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसका हम कोई जवाब नहीं देंगे। और ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह हों, वो गोपनीयता का ख़याल रखते हैं। अपना भी सम्मान उन्हें पता है, कैसे बचाना है। देश को किस तरह की सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और सुरक्षा बलों का मनोबल कैसे बनाए रखना है, ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के बयानों, कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बयानों से प्रेरित होकर के या उनको खुश करने के लिए सत्यपाल मलिक जिस तरह की बयानबाजी पर उतर आए हैं, तो उनको, मलिक साहब को 5 साल गवर्नर रहने के बाद भी देश की सिक्योरिटी, फोर्स के मनोबल से और जो एक मर्यादा होती है, जो एक गरिमा होती है, जो एक गोपनीयता होती है, उससे कोई लेना-देना है नहीं। तो एक बार फिर सत्यपाल मलिक ने सेल्फ गोल किया है और ये भी बता दिया है कि मैं किस स्तर का नेता हूँ। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।